ठीक है चलो, कौन सा इलस्ट्रेशन थी हमारी? 15। देखो 15 में क्या बोला है कि एक दो कंपनी हमारे पास, एक कंपनी जो हम है, जो सामान खरीद रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, जो कि 60 लाख रुपए का है। अब 60 लाख रुपए का है, एग्रीड वैल्यू है 84 लाख। प्लांट एंड मशीनरी आप परचेज कर रहे हो जो 40 लाख का है, लेकिन एग्रीड वैल्यू कितनी है? 36 लाख। आगे बोला परचेज कंसिडरेशन वाज ए 1 करोड़ 10 लाख रुपीज। पेमेंट वाज मेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ ईएक्स लिमिटेड। ऑफकोर्स आप ईएक्स लिमिटेड पे वो ड्रॉ करोगे इन फेवर ऑफ, मतलब सॉरी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ईएक्स लिमिटेड हम पर ड्रॉ करेगा 20 लाख का, और हमने एक्सेप्ट भी कर दिया। एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग 8% डिवेंचर जो कि 100 का है, और पेमेंट कर रहे हो 20% प्रीमियम पर। अच्छा, क्या क्या खरीदा जा रहा है हमारे उस कंपनी से? लैंड एंड बिल्डिंग कितने का आपने खरीदा? 84 लाख। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। एसेट जब भी आती है तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। और प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? आ रहा है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग 84 लाख की है, और प्लांट एंड मशीनरी 36 लाख का। अच्छा, अब टोटल हमारे हिसाब से पेमेंट कितने की होनी चाहिए थी? 1 करोड़ 20 लाख की, पर पेमेंट हो कितने की रही है? ईएक्स लिमिटेड है, ईएक्स लिमिटेड कितने की आप पेमेंट कर रहे हो? हम सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए की। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता इस केस में हमारा, अच्छा पहले ये बताओ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ, क्योंकि जब हमने एसेट खरीदी वो तो 1 करोड़ 20 लाख की थी, लेकिन जब पेमेंट करने के आए तो कितने की आप पेमेंट कर रहे हो? 1 करोड़ 10 लाख। जो डिफरेंस आता है वो आपका फायदा है या नुकसान? फायदा। जब भी कंपनी को फायदा होता है आप कहाँ पे उसे डालते हो? कैपिटल रिजर्व में। कितने का? 10 लाख का। अच्छा, कैपिटल रिजर्व का यूज कहाँ पे था पता है? कहाँ कहाँ आपने इसका यूज पढ़ा हुआ है? हाँ बताओ। डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने में, ठीक है, या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो था उसको रिटर्न ऑफ करने में। अच्छा, इसको पेमेंट भी तो करेंगे। क्वेश्चन ने बोला जो भी आपका इसका पेमेंट का बनता है, आप उसे कितने % पेमेंट आप बिल ऑफ एक्सचेंज से कर रहे थे? 20 लाख की 20 लाख की जो पेमेंट है उसे बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट कर दी जा रही थी। तो अभी भी कितना बच गया? जब 20 लाख पे कर दिया तो 90 लाख रुपए तो अभी भी उसका पेमेंट का बच गया। ये कर रहे हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज से, और 90 लाख रुपए उससे किससे कर रहे हैं? डिवेंचर से। 8% डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए प्लस 20% क्या है इसका? प्रीमियम। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज को, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे ऊपर, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है अगर हमारे ऊपर आएगा तो हमें इस बिल के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी या पेमेंट मिलेगी? करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल जिसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़े उसे बोलते हैं बिल्स पेबल या रिसीवेबल? पेबल। और ठीक है। अच्छा, ये बिल पेबल हमारे ऊपर क्या होगा? मतलब जब ये पर्सन मेरे पास आया, मैंने बोला भाई देख 1,10,000 रुपए की तो पेमेंट मुझे तुझे करनी है, 20 लाख का मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी कि एक ऐसा बिल जिसके लिए मुझे भविष्य में पेमेंट करनी है या अभी पेमेंट करनी होगी? भविष्य में पेमेंट करनी होगी। अच्छा, एक चीज बताओ, जब मैंने इसका 1 लाख, इसमें से जो भी अमाउंट है उसमें से 20 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए, तो तुम्हें नहीं लगता इसकी लायबिलिटी कम होगी? मतलब मेरे ऊपर जो ईएक्स लिमिटेड के नाम से लायबिलिटी कम होगी या और बढ़ेगी? कम होगी ना। देखो यहाँ पर एक ईएक्स लिमिटेड था, उसने मेरे ऊपर ना एक बिल ड्रॉन करा, जिसका मतलब है कि भाई आज से इतने कुछ भी टाइम बाद मैं उसे 20 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा उस बिल के बदले। पता है, अब बिल को समझने के लिए आप ऐसे समझो, बिल और चेक एक ही है। अभी ऐसे मानते हुए चलो, बिल और चेक एक ही है। मैंने ना किसी को चेक दिया था क्योंकि मुझे उसको उसके बदले पेमेंट करनी थी। चेक देने के साथ मैं ये मान लेता हूँ उसके नाम से लायबिलिटी कम होगी, अभी भी लायबिलिटी मान के चलता हूँ? कम मान लेता हूँ ना। अब पता है, मैंने उसे एक ऐसा बिल दिया कि भाई देख तू इंस्टेंटली तो पैसे नहीं ले सकता, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तेरे हाथ में जरूर आ गया जिसकी कीमत कितनी है? 20 लाख रुपए। अब मैंने एक्चुअल में पेमेंट कर दी, बस उस पेमेंट का टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया। पता है मेरे, एक बात बताओ, अगर मैं वो नाम नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मेरे ऊपर लायबिलिटी अभी भी इतने की रहेगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, कितने से कम होगी? 20 लाख से ही कम होगी। अच्छा, एक चीज बताओ, इस पर्सन के नाम से कम होगी या फिर 20 लाख की एक्चुअल में लायबिलिटी 20 लाख से कम होगी? नाम से कम होगी। मेरे ऊपर लायबिलिटी अभी भी उस 20 लाख की तो है,
अब ऐसा होगा EX लिमिटेड ना होकर किसके नाम से लाइबिलिटी आ चुकी होगी, बिल्स पेबल के नाम से लाइबिलिटी आ जाएगी। मैं EX लिमिटेड को तो डेबिट कर दूंगा क्योंकि इसके नाम से मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई 20 लाख की, टू बिल्स पेबल। अब पता है एक्चुअल में इधर हुआ क्या कि मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी है वो अब इस नाम से आ गया। लाइबिलिटी तो 20 लाख की रही, बस ये बोला कि भाई देख तेरे नाम से नहीं रहेगी, अब वो जो तुझे बिल मिल गया है उसके नाम से मेरे ऊपर क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। अच्छा इसके नरेशन लिख देना कि बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया हमने। इसके बाद फिर से EX लिमिटेड जो बचा हुआ है, कितने से बचा हुआ था अभी भी, 90 लाख रुपए से। आप इसका बिल वो सॉरी डिवेंचर इशू कर रहे हो, कितना, 8% डिवेंचर। अच्छा जिस पर प्रीमियम भी तो था, 20% प्रीमियम था, 100 रुपये पर 20% कितना होता है, 20 रुपये। देखो अब कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डिवेंचर भी तो निकालने हैं। परचेज कंसिडरेशन 90 लाख लिखूं या 1 करोड़ 10 लाख, 90 लाख डिवाइडेड बाय 100 या 120, 120 ठीक है, 0 से 0 कटा और कितने पे आएगा ये, 7 पे 84, 6 चले जाएगा, 5 2 3, 75,000 आपके ये बनेंगे डिवेंचर। 75,000 इंटू 100 ये आएगा 750, 75 लाख आएगा ना, ठीक है 75 लाख। और SPR कितना आएगा, 75,000 पे 20 रुपीज़, 25 नहीं 15, ठीक है 15 लाख रुपए हमारा ये आ गया। और आप चाहते तो कंबाइन भी कर सकते थे, EX लिमिटेड को एक साथ डेबिट करते, कितने से, 1 करोड़ 10 लाख से, 20 लाख का बिल्स पेबल और बाकी ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं। कंबाइन एंटर पे पास कर दोगे, इधर लिखोगे बिंग पेमेंट मेड टू EX लिमिटेड बाय इन द वे ऑफ, या फिर बाय डिवेंचर, या फिर इन द वे ऑफ डिवेंचर, नोट डाउन करो। चलो इसके बाद हमारे पास है कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब डिवेंचर को हमने इशू ऑफ डिवेंचर करा एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब देखो सिक्योरिटी मतलब पता है क्या होता है, मतलब आप जब किसी चीज को गिरवी रखवाते हैं ना उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, कि बोलते हैं ना इस लोन के बदले आप क्या सिक्योरिटी देना चाहते हो। भाई सामने वाले को सिक्योरिटी अपने आप को सिक्योर भी तो रखना होता है कि भाई मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा सिक्योर भी रहे। अब बात आती है कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है। अब हमने ना पहले कोई सिक्योरिटी उसके पास जमा करवाई, हमने हो सकता है लोन लिया और उसके टाइम पे सिक्योरिटी जमा करवाई, या तो उस सिक्योरिटी की वैल्यू कम निकल गई, मतलब जितना उसने लोन दिया था उसने बोला भाई इतना स्पेसिफिक अमाउंट की तुझे ना मुझे सिक्योरिटी जमा करवानी है, मैंने करवाई, उस टाइम उसकी वैल्यू इतनी थी पर आज बहुत ज़्यादा कम हो गई, या फिर उसे ये पता लगा कि ये तो फ्रॉड के थ्रू मतलब इसकी वैल्यू इतनी निकली थी, तो क्या बोलता भाई एक काम कर मुझे ना एडिशनल एक और सिक्योरिटी दे ओवर एंड अबव जो मैंने तुझे जो तूने प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी थी ना उसके अलावा भी मुझे एक और सिक्योरिटी चाहिए जिसका नाम क्या पड़ जाता है, कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब ही होता है एडिशनल सिक्योरिटी ओवर एंड अबव प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अगर आ जाता है व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, एडिशनल सिक्योरिटी ओवर एंड अबव प्रिंसिपल सिक्योरिटी। भाई प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी मैंने उसके पास जमा करवा ही रखी है, आपको प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो इधर पूछेगा ही नहीं, बस ये पूछेगा कोलैटरल होता क्या है। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ आप एक और सिक्योरिटी जमा करवा देते हो जिसको क्या लिखते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी। अच्छा हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, डिवेंचर का। आप कौन सी कोलैटरल सिक्योरिटी जमा करवाओगे, डिवेंचर ही जमा करवाओगे। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं किसी को डिवेंचर देता हूँ तो क्या वो डिवेंचर से मेरे ऊपर लायबिलिटी आ जाती है? हाँ ऑफकोर्स आ नहीं जाती, जब आप अलर्ट करते हो तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। अब एक बात बताओ, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। 2% डिवेंचर तो लिख दिया मैंने उस पर्सन को डिवेंचर अलॉट करे, बोला भाई देख कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए मैं तुझे डिवेंचर जो है अलॉट कर रहा हूँ। अब क्योंकि अलॉट कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कुछ अमाउंट से लायबिलिटी भी आ चुकी है क्योंकि डिवेंचर उसके हाथ में चले गए। अब एक बात बताओ, मैं डेबिट क्या करूँ, मुझे तो पैसा मिला ही नहीं, ना पैसा मिला ना कुछ हुआ, ना कोई एसेट खरीदी ना कुछ, प्रिंसिपल अमाउंट भी कम नहीं हुआ। वही नाम कर दो शायद, क्या नाम? कोलैटरल सिक्योरिटी। एक तो हद हो गई, तो मैंने पढ़ा भी रखा है। चलो एक बार को बताओ, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा अच्छा मन में आ रहा है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं कर दें, उसकी मेन लायबिलिटी कम कर देते हैं। पर सिक्योरिटी का मतलब तो ये होता ही नहीं है, सिक्योरिटी उसने अपना ही थोड़ी है अभी। हाँ पर हमने नई नाम से लाइब्रेरी बुक कर लिया ना, तो शायद हाँ ऐसा तो कर सकते हैं।
क्या मतलब उसके नाम से मन में आ रहा है कि ओनर के नाम से कब वो जो लाइबिलिटी मेन लाइबिलिटी थी उसको कम कर दो, वो कोलेटरल सिक्योर, वो तो फिर पेमेंट कर दी ना, मैंने पेमेंट थोड़ी करी, मैंने तो जस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी दी है। मैंने पेमेंट का मतलब होता है मैंने बोला था कि पेमेंट ले ले और अपना लोन का अमाउंट कम कर दे। अभी उसने तो ये बोला ही नहीं मुझे पेमेंट करो, उसने तो बोला मुझे सिक्योरिटी जमा करवाओ। और सिक्योरिटी जमा करवाने में एक याद रखना खाली पजेशन ट्रांसफर होता है, मेरे पास उसका पजेशन था, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, खाली पजेशन ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब डेबिट क्या करूँ इस केस में? डिवेंचर सस्पेंस एप्लीकेशन, हाँ डाल दो, अलॉटमेंट सब हम कर देंगे उसको। भाई नकली एंट्री पास करनी पड़ेगी ना, कुछ डेबिट में आ ही नहीं सकता, आप कैश नहीं ले सकते, उसका मेन अमाउंट कम नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? नकली एंट्री पास कर दो, आप सस्पेंस के नाम से दिखा दो बस। ठीक है, हमने देखो अब एक्चुअल में मैं बताता हूँ अगर इसे समझना हो तो, हमने अपनी एसेट क्रिएट करी, नकली एसेट क्रिएट करी, हमने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करी, नकली लाइबिलिटी क्रिएट करी है बस। क्योंकि डिबेंचर वो एग्जिस्ट में आ चुका है, वो एक्चुअल में डिबेंचर है भी नहीं, खाली हमने एक। अब भाई एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में है, तुम डिबेंचर कब निकाल सकते हो? तुमने एक इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया डिबेंचर, उसको दे दिया, वो डिबेंचर एक्चुअल में एग्जिस्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो तब आएगा ना जब मैं पता है एक्चुअल में डिबेंचर कब है, असली डिबेंचर कब बनता है, मेन आप लाइबिलिटी कब बुक करते हो? जब आप डिफॉल्ट कर गए, जब उसने ऐसा एक्शन ले लिया। होता क्या है जब हम इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं ना, तो फिर वो मान लेता है ये डिबेंचर अब उसके बन चुके हैं, मतलब उसे लग रहा है इंस्टॉलमेंट मत बोलो, ऐसा समझो कि मैं पेमेंट से मना कर रहा हूँ। उसने सिक्योरिटी इसलिए तो ली थी कि उस टाइम पे फिर वो पजेशन ना होकर उसके हाथ में ओनरशिप आ जाएगी। अभी तक उसके हाथ में सिर्फ पजेशन है, मान लो मैंने किसी अमाउंट के बदले ये मार्कर को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया, ओनरशिप किसके पास रहेगी? अभी भी मेरे पास। उसके पास क्या गया? उसके पास सिर्फ इसको रखने का राइट गया है, पजेशन गया है, ठीक है। और जैसे ही उसके पास पजेशन, मतलब मैं डिफॉल्ट कर दिया, तो ये इसका उसके पास पजेशन रहेगा या ओनरशिप रहेगी, या फिर दोनों हो जाएगा? दोनों आ जाएगा, पजेशन भी उसके पास रहेगी, अब ओनरशिप भी चलेगी। मेरे पास सिर्फ ओनरशिप थी उस टाइम पर, अभी इसलिए मैंने एसिड मान लिया कि मैंने उसे नकली एसिड माना है, एक्चुअल में मेरे पास एसिड आई ही नहीं। अच्छा, जब ड्यू डेट आएगी तो ये एंट्री को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। भाई आपने क्या, आपकी लाइबिलिटी आ चुकी थी, आप मतलब सिक्योरिटी दी तो ये मान लेते हो आपकी लाइबिलिटी आ गई, नहीं तो नकली लाइबिलिटी आपने बना रखी है ना, खत्म करने के लिए इस नकली लाइबिलिटी को क्या करोगे? मतलब सिंपल बोलिए तो रिवर्स एंट्री पास करोगे। आपने जो नकली एसेट बनाया था उस नकली एसेट को क्या करोगे? खत्म करोगे, और जो नकली लाइबिलिटी थी उसको भी क्या कर दोगे? खत्म कर दोगे। पता है एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता, ये जो लाइबिलिटी है ना इसको ख़त्म नहीं करोगे एंड टाइम पे, जब पता है ये कब होता है, जब ना आप उसने पेमेंट कर दी तो फिर आप ये वाली एंट्री पास करोगे। वो पेमेंट नहीं कर पाया, डिफॉल्ट कर दिया, फिर ये प्रैक्टिकल लाइफ है, आपको बुक का नहीं है, पेमेंट तो हम कर रहे हैं। बुक का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर हमने पेमेंट कर दी तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बुक में तो चाहे तुम पेमेंट करो चाहे ना करो, तुम्हें ये रिवर्स एंट्री पास करनी है। तुम्हारी बुक में वो लोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब हुआ क्या, मान लो उसने ना हमने पेमेंट कर दी सामने वाले को, तो ये एंट्री रिवर्स ही होगी। अब मैं ना पेमेंट नहीं कर पाया, पता है एक्चुअल में होता है क्या, ये लाइबिलिटी किस वजह, ये मन में नहीं आया तुम्हारे कि भैया ये लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड ही क्यों करते हैं जब असली में लाइबिलिटी है नहीं? आपने पढ़ा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही, मतलब आज ही उसको जितनी भी पॉसिबिलिटी दे सकते हो बुक कर दो, ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है। ये कोलैटरल क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी है। कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो किसी इवेंट के होने या ना होने पर निर्भर करती है, ये ऐसी ही लाइबिलिटी है कि ये लाइबिलिटी अराइज हो सकती है अगर मैंने ऐसा करा तो, या फिर ऐसा नहीं करा तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। बस इस कॉन्सेप्ट की वजह से, बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यानी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे इसे आज अपनी लाइबिलिटी मानना पड़ता है, वरना ये मेरी लाइबिलिटी थी ही नहीं। भाई लाइबिलिटी कहाँ है, मैंने तो खाली उसे डिवेंचर दिया ना, बस क्योंकि फ्यूचर में ऐसा इवेंट हो गया कि मैं डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उसे मुझे आज ही लाइबिलिटी अपना बुक करना पड़ता है। अब मान लो फ्यूचर में ऐसा इवेंट नहीं हुआ कि मुझे इसे लाइबिलिटी मानना पड़े, कोई इवेंट हुआ ही नहीं, तो पता है जब हम पेमेंट कर देंगे तो रिवर्स करेंगे। अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उस मेन लाइबिलिटी को ख़त्म करते हैं, उसके नाम से मेरे पास ये आ जाएगी। मतलब जो भी मेन लाइबिलिटी होगी, डिवेंचर सस्पेंस तो ख़त्म ही होगा, ये तो ख़त्म ही होगा अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया। बस इसकी जगह पर उस मेन ओनर का नाम आ जाता है कि मतलब सॉरी मेन लैंडलॉर्ड जो है उस क्या बोलता हूँ वेंडर जो है उसका नाम आ जाएगा कि भाई उसके नाम से लाइबिलिटी ख़त्म हो गई और डिवेंचर के नाम से मेरे ऊपर लाइबिलिटी बची होगी।
एक काम करो, इसे नोट डाउन करो, उसके बाद बताता हूँ। ये वाला नोट डाउन कर लेना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अगर आ गया गलती से तो। चलो देखो, जब अगर पेमेंट हो जाती है तो क्या होता है, उसके लिए नोट करके लिखवा दो। इसके नीचे हाँ। दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक। देखो, जब अगर पेमेंट हो जाती है, एक्चुअल में तुम्हें तो यही याद रखना है कि भाई रिवर्स तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं खाली ये प्रैक्टिकल लाइफ का बता रहा हूँ कि अगर पेमेंट हो जाती है, पेमेंट नहीं हो पाती है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या होता है। तुम्हारे में तो यही है, चाहे वो डिफ़ॉल्ट करे चाहे नहीं करे, यही एंट्री होनी है। अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो पता है क्या होता है, हम इसे ख़त्म नहीं करते, वो जो हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो एक्चुअल में लाइबिलिटी ही बन जाती है। हम इस डिवेंचर सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। ये नकली एसेट थी ना, अब वो एसेट किस बात की, और क्योंकि हमारा एक्स वाई, मान लेते हैं जिससे हमने लोन ले रखा था वो एक्स वाई का था। अब तुम्हें नहीं लगता क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट कर गया, अब वो मुझसे बोलेगा उसके रुपए दे, वरना मुझे अपने बुक्स में लाइबिलिटी मान के रख। अब क्यों मान के रखूँ, मैंने तुझे पेमेंट कर तो दी, तो वो जो मेन लाइबिलिटी थी वो कम हो जाती है हमारी, जो भी वेंडर के नाम से लाइबिलिटी थी वो कम हो जाती है, बस इतना करना होता है। पर खैर ये वाला तुम्हारे में है नहीं, तो इसको मत उतारना। तुम यही याद रखो कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रिवर्स एंट्री ही पास करनी है। क्या हो गया, चलो देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी पता लगा क्या होता है। दिव्या एक बार कोलेटरल सिक्योरिटी समझाना इंग्लिश में, वो नहीं आ रहा क्या? बताओ नहीं सको, जो एडिशनल सिक्योरिटी होती है इंग्लिश में एक बार सुनिए, बताओ। हमारी इंग्लिश बड़ी खराब है। Issue of debenture as collateral security. बस टॉपिक थोड़ी बताना था। देखो, एडिशनल सिक्योरिटी ओवर एंड अबव प्रिंसिपल सिक्योरिटी, 1 मार्क्स में आके अब क्या क्या लिखोगे उसमें। चलो देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी का हमने पहला देखा कि कौन सी एंट्री पास करनी थी आपको। सबसे पहले डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये लाइबिलिटी बुक करनी पड़ती है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। दूसरा, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं, रिवर्स एंट्री पास करनी है। अब एक दूसरा केस होता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कि अगर पेपर में बोलता है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को आप कैसे ट्रीट करोगे वो करके दिखाओ, तो तुम दूसरा मेथड ही मानोगे, दूसरा या पहला जो भी था। पता है पिछले वाले में हमने एंट्री पास करी कोलेटरल के लिए। एक और मेथड है जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, खाली छोड़ दो पेपर को, आंसर लिखा हुआ है छोड़ दो। क्या करना होता है मैं बताता हूँ। मेन जो लोन होगा, क्या वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, मेन लोन बोल रहा हूँ मैं ये कोलेटरल वाला नहीं बोल रहा, मेन लोन हाँ। लाइबिलिटी है। अब पता है ये बोला जाता है कि अगर आप शो नहीं कर रहे अपनी बुक्स में, भाई मैं नहीं चाहता शो करना, क्या मेन लोन? हाँ ये तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से था ना, मुझे शो करनी पड़ी है, तो मैंने ज़बरदस्ती एंट्री बनाई है, एंट्री बननी नहीं थी। अब मेन ये यहाँ पे ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि लाइबिलिटी आपकी बुक ही नहीं हुई, लाइबिलिटी मानी ही नहीं जाती, तो पता वो क्या करते हैं, मेन लोन तो दिखाओ। भाई हमारे पास 2 हेड होते हैं, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटी और एक एसेट में। हमारे बैलेंस शीट में 2 ही हेड होते हैं ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर एक होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, कि आपने लंबे टाइम के लिए उधार ले रखा है, उधर आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को दिखाओ जो मेन अमाउंट है। अब बात आती है भाई हमने कोलेटरल में डिवेंचर भी तो इशू करा है, और अकाउंट्स का मतलब ही होता है कि फुल क्लैरिटी देना चाहिए, फुल क्लैरिटी दी जाती है। अब मैं बोल रहा हूँ यहीं तक आप पहले क्वेश्चन को रोक दो। अब बात आती है भैया यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी का कहाँ ट्रीटमेंट दिखाओगे, क्या वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, नहीं, क्या वो मेरी एसिड बनी, वो भी नहीं बना, फिर कहाँ पे दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, उसके भी नीचे एक जगह होती है जहाँ पे नोट्स टू अकाउंट खत्म होता है, वहाँ पे लिख देना कि इशू करें हमने 8000 डिबेंचर @ इतने रुपए के एज कोलेटरल। देखो आप मेन अमाउंट को तो दिखाओगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर, कहाँ पर, नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर, जो भी आपका अमाउंट था, जो भी मैंने किसी भी पर्सन से क्या नाम लिखो, जो भी पर्सन है उसका हमने अमाउंट लिख दिया, बस यहाँ तक खत्म। ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। वो पूरी बैलेंस शीट इमेजिन कर रही थी, है ना, आँख बन गई थी इसके बगैर, पूरी बैलेंस शीट तो आपने बनाई नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, हमने प्रिंसिपल अमाउंट को दिखा दिया, ख़त्म करना। इसके बाद अगर नोट्स टू अकाउंट्स, वैसे इतने छोटे में कहाँ नोट्स टू अकाउंट्स, मान लेते हैं अगर बनना भी है तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, उसके बाद जहाँ पर एक सफ़ेद लाइन बची, जहाँ पर वो ख़त्म हुआ, वहाँ पर लिख दोगे इशू करे हैं हमने 8000 डिबेंचर, 8000, या फिर जो अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दो @ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी।
पता है आपको मार्क्स किस बात के मिलेंगे? खाली ये लाइन लिखने के। उधर तो दोनों एंट्री पास करनी पड़ती है, पहले तो मेन एंट्री पास करो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, उसके बाद रिवर्स वाली एंट्री पास करो जब ड्यू डेट आ जाती है। अब आपको ये नहीं देखना ड्यू डेट पे वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, आपको रिवर्स एंट्री पास करनी ही करनी है। इस केस में बस आपको यहाँ पर ये लिखना होता है कि हमने, अब एक बात बताओ, क्लैरिटी मिल रही है ना? आपने लोन ले रखा है और बता दो इधर इस लोन के बदले हमने ये कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रखी है। मतलब आपको कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाने के कितने मेथड? 2। सबसे पहला आप सो ही मत, आप एंट्री ही पास मत करो, तो सिर्फ बैलेंस शीट के नीचे एक आपको छोटी सी नरेशन लिखनी है कि हमने इतने डिबेंचर इतने रुपए के कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू करे हैं, और अगर एंट्री पास कर रहे हो तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, और उसके बाद रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। बस ये वाला तो कर रखा होगा तुमने नोट डाउन। बस इतने ही 2 मेथड थे, यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है? इसके बाद तो शायद कम बचे होंगे। ठीक है, बोला वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। अब यहाँ पे ना हमें रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मैं इशू कर रहा हूँ आज, लेकिन ना रिडम्पशन जब होगी, हो सकता है आज से 20 साल बाद, कुछ केसेस में 30 भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में 5 भी हो सकते हैं, तो आप उस टाइम को ध्यान में रखकर कुछ एंट्री आपको आज ही पास करनी पड़ती है। ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि कुछ एंट्री आप आज ही पास कर दो? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, अब वो कौन सी एंट्री होती है? फायदे की एंट्री नहीं, लॉस की एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा अब देखो, मैंने इशू करे थे डिबेंचर 100 के, क्या मैं, ऐसा जरूरी है मैं रिडम्पशन में 100 ही दूँ? नहीं, रिडम्पशन में ना 2 केस हो सकते हैं। सबसे पहला पार का केस, और प्रीमियम। पार ना बोलकर हम नाम नहीं देते इसको, हम ऐसा बोलते हैं भाई 100 का डिबेंचर था, आपको रीपेबल भी हम कितना करेंगे? 100 रुपये करेंगे। अच्छा, दूसरा केस, 100 रुपये का डिबेंचर था, जब हम रीपे करेंगे ना तो 120 करेंगे। ठीक है, तीसरा केस बन सकता है क्या? 100 का डिबेंचर था 90 देंगे, ऐसा नहीं करते। ठीक है, ये थोड़ी आपके हाथ में आया आप कुछ भी बोल दो। मैं पता है उनको पब्लिक खरीद लेगी, पब्लिक इसलिए खरीदती है क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से। डिबेंचर कभी भी रिडीमेबल अमाउंट को देख के बहुत कम लोग खरीदते हैं। मतलब सोचो, जिस 100 रुपये में आपको 5 साल बाद 10 साल बाद 120 मिलेंगे, आप क्यों ही खरीदोगे? मेन लोग खरीदते हैं कि हर साल उसका क्या मिलता रहता है, उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है, जो कि कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा उनको। अच्छा, मेरा 100 रुपये का डिबेंचर था, मैंने ना 120 मैंने रिडीमेबल अमाउंट रखा, मुझे लॉस कितने का हुआ? 20 का। क्या मुझे आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा, साल के एकदम लास्ट में रिकॉर्ड करूं? आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, अच्छा 100 का डिबेंचर था, मैंने इशू करा है 90 में, कितने का लॉस हुआ? 10। अच्छा, यहाँ पे लॉस बोलूँ या डिस्काउंट बोलूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगे? डिस्काउंट अच्छा रह गया। अच्छा, मैंने ना 120 में वो करना है, क्या बोलते हैं, रिडीम कर रहा हूँ, मुझे लॉस 30 रुपये का हुआ है या 20 रुपये का या 10 रुपये का, कितने का लॉस, कितने का हुआ है? मैं लॉस बोल रहा हूँ, डिस्काउंट नहीं। लॉस कितने का हुआ? 20 का। कैसे? आपने 100 को कंपेयर करा है 90 को कंपेयर करा? 100 को कंपेयर करा, आपको फेस वैल्यू को ही कंपेयर करना है। अच्छा, मेरा डिबेंचर ना 100 का था, मैंने 120 में लिया, 120 मांगे होंगे लोगों से प्रीमियम पर, और मैं ना 110 में वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रिडीम कर रहा हूँ, तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो ही नहीं रहा। कैसे? अच्छा सॉरी, मैथ का ट्यूशन इसने गलत छुटा रखा है, और कुछ नहीं, इसको लगाना चाहिए। फेस वैल्यू कितने की है? 100 की। फेस वैल्यू कंपेयर करते हो या इशू प्राइस कंपेयर करते हो? फेस वैल्यू कंपेयर करते हैं। रिडीम हो रहा है 110 में, तो कितने का लॉस हुआ? 10 का लॉस हुआ, दिख गया? अब अब देखो अलग अलग केस आएंगे अब। अच्छा ये बताओ, यहीं पर तुम डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग ट्रीट करना चाहते हो, एक साथ लिखना चाहते हो? अलग अलग लिखना, अरे आगे जाके दिक्कत होगी। अगला वो टॉपिक आएगा ना, मतलब अगले चैप्टर में दिक्कत आएगी। तुम्हारे मन में अब बात ही ना आए ना, कभी मन में आती नहीं, हम भैया हम लिख तो सकते हैं, बुक वालों ने लिखा हुआ है, अगले चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, बस इसलिए आप डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग लिखते हुए चलना। अच्छा, सबसे पहला केस हमारे पास कौन सा है? सबसे पहला केस है व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। बोला इशू भी हमने पार पर करे हैं रिडीम पे पार पे किया। और रिडीम भी किस पर करे हैं? पार पर।
अच्छा, इस केस में क्या मेरे पास कुछ लॉस हो सकता है? नहीं। नहीं। ठीक, इशू पे एंट्री क्या करते हैं बताओ? शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन मतलब कुछ भी मतलब बोलने के लिए मिला तो भैया भगवान ने मुंह दिया है, हम कुछ भी बोल देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट, पैसा भी तो आएगा। टू डिबेंचर परसेंटेज में देखो यार, एक परसेंटेज अभी कहाँ आया, हम सीधा दे देंगे उसको। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर सिंगल हुआ है ना वो इतना ज्यादा कैसे बोल चुके हो भाई? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो अभी खाली उसने एप्लीकेशन करी है। इसके बाद क्योंकि ये फिक्टिशियस अकाउंट का नकली था, इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू। अब बताओ क्या होगा? परसेंटेज डिवेंचर। परसेंटेज डिवेंचर। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ लॉस वॉस है नहीं तो रिकॉर्ड करने की बात नहीं आई। ठीक है, केस बी देखते हैं। इशू किस पर है? केस बी बोला व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट। इशू कर रहे हैं हम डिस्काउंट पर और रिडीम हो रहा है पार पर ही। अच्छा, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर आप 90 में मंगवा रहे होगे, रुपए 90 मंगवा रहे होगे, पर लाइबिलिटी कितने से बुक होगी? 100 से ही होगी। ठीक है, पहले सबसे पहले एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। आगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो भी अमाउंट है आपका, इधर से रुपए मिलने से मतलब है 90 वाला ही आएगा। लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन रिसीव फॉर डिवेंचर। उसके बाद ये वाली एंट्री क्या होगी? खत्म। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 90 रुपये से था हमारा, लेकिन जब परसेंटेज डिवेंचर के नाम से आप लाइबिलिटी बुक करोगे वो कितने से करोगे? पूरे 100 रुपये से। जो 10 रुपये का गैप आया वो क्या करोगे? डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर। 10 रुपये का आपका लॉस, वो सॉरी लॉस बोल रहा हूँ, डिस्काउंट आ जाएगा। इसमें भी लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद केस 2 के बाद आओ केस 3 पर, ऐसे करके केस 6 तक होंगे इसमें। देखो, इशू करा था इसमें पार पर, इधर किस में होगा? प्रीमियम पर। मतलब 120 का 100 का डिवेंचर है, 100 का डिवेंचर है, आप 120 ले रहे हो उससे, और रिडीम भी किस में कर रहे हो सकता है 120 में ही कर रहे हो आप रिडीम। लॉस हो रहा है क्या इधर? कहाँ हो रहा है? वो सोच में पड़ेगी कहाँ हो रहा है, लॉस कहाँ हो रहा है? 100 रुपये आना चाहिए उधर। हाँ ठीक है, मैं ये देख रहा था 100 कोई बोले। चलो देखो, इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडीम हो रहा है पार पर। फायदा है फिर तो इधर, कहाँ से फायदा है? नहीं वो SPR है, फायदा नहीं होता वो, जेब में घर पे थोड़ी लेके जाएंगे। देखो हमने 20 रुपये कमाए। अच्छा, एंट्री बताओ सबसे पहले क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आपको मिलेंगे? 100, 120 या फिर 20? 120। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? 120 से। लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी फॉर डिवेंचर इज रिसीव्ड। उसके बाद ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी जो ऊपर हुई है? खत्म हो जाएगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट 120 से। टू परसेंटेज जो भी है वो डिवेंचर के नाम से आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी 120 से 100 से। टू बचा हुआ अमाउंट SPR में आ जाएगा, प्रीमियम है वही। आपने ये अमाउंट को एडजस्ट कर दिया, 100 यहाँ पे भेजा, 20 यहाँ पर भेज दिया। इसके बाद अब केस यहाँ से जो केस ये B ये C था, अब यहाँ से केस C के बाद से थोड़ा लॉस वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब वहाँ पे इशू तो सेम ही रहेगा, इशू पार में हो सकता है, डिस्काउंट में हो सकता है, प्रीमियम में हो सकता है, रिडम्पशन। अब यहाँ पे रिडम्पशन पार पे था। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सारा कुछ सीखा भी हुआ है नॉर्मली पहले भी। प्रीमियम में हमें सारी चीज़ सीखनी है ना। पूरा कर दो। देखो, इशू कर रहे हैं हम पार पर, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पर। रिडीम का सेम रहेगा, रिडीम हमेशा किस में होगा? तीनों केस में प्रीमियम पर ही रहेगा। अच्छा, मतलब 100 का डिवेंचर होगा, आप रिडीम कितने में कर रहे हो? 120 में।
कुछ लॉस दिख रहा है, मतलब 5 साल बाद होने वाला लॉस हमें आज ही दिख रहा है, क्या बुक करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, मन में ये तो नहीं आ रहा नहीं करें लॉस को बुक? तो याद करो कोलैटरल सिक्योरिटी में लॉस वो हो फ्यूचर में होगा कि नहीं वो भी क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो श्योर वाला लॉस है कि होगा ही होगा। अच्छा, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वही सेम 120 या 100 रुपये पार पर है, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये से टू परसेंटेज डिबेंचर कितने से लाइबिलिटी आएगी? 100 रुपये से। मगर 20 रुपये का आपको आज लॉस हुआ है या डिस्काउंट दिया है आपने? लॉस हुआ है। किस नाम से आप रिकॉर्ड करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू कैसे? नीचे आएगी ना वो लाइन। अच्छा सॉरी, लॉस ऑन तो इशू पे भी इशू के नाम से डालेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि इशू करने की वजह से हमें लॉस हो रखा है। कितने रुपए का लॉस? 20 रुपए का। अच्छा, लॉस है इसलिए डेबिट हुआ, लॉस के बैलेंस डेबिट होते हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पोरोड बोलते हैं, पर पेपर में मत लिखना गलती से, पेपर में पूरा ही लिखना। अब ऐसा कर सकते हो PREM डॉट लिख दिया वो चलेगा, पर ऐसे ही बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन नहीं लिखना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, यहाँ तक हो गया? नहीं वैसे चलता है, पोरोड ही बोलते हैं, पर फिर भी मतलब हम सब पोरोड ही लिखते हैं, लेकिन मेरे मार्क्स कटे थे शॉर्ट फॉर्म में लिखने की वजह से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी देख लेना, अपना अपना देख लो कितना तुम हमारे तो टीचर को पता ही नहीं होगा। नहीं, इतना पता तो होना चाहिए भाई। हाँ वो अलग बात है। नहीं, पोरोड वैसे बोलते, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को पोरोड ही बोलते हैं। और बस इतना ही तो है इसमें। और अगर क्या अगर कुछ नहीं, इशू किस में था? अगले वाले केस में डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, डिस्काउंट पर, यानी कि 100 का डिबेंचर है, आप 90 रुपये मंगा रहे हो, कितने का लॉस हो रहा है इस केस में? 10 का वो लॉस नहीं है, वो डिस्काउंट है। हाँ, वही थोड़ा बोलते हुए अपनी लैंग्वेज को ठीक करो। ये क्या है? 120 का आप रिडीम कर रहे हो, 120 का लॉस है। हम सब लॉस में दे देंगे। ये आगे पीछे आती थी क्या? 20 का लॉस है ना इसमें। सर्दी बढ़ने लगी ना, पता भी नहीं लगता। एक तो कोई कुछ लेके आ रहा है क्लास के अंदर, ऐसे आ रहा है। टेस्ट करूंगा यहाँ पे आने से पहले। एक लेवल से बाहर होगा, जाओ तुम कर जाओ, तुम पहले उतार के आओ। देखो आगे, डिस्काउंट 10 का दिया है, डिस्काउंट 10 का गया, लॉस कितने का है? 20 रुपए का। बोलूंगी नहीं, आप पता कर लो। तो देखो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, आपको कितने रुपए मिलेंगे? 90। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपको सिर्फ 90 रुपये रिसीव होंगे यहाँ पर। इसके बाद ये एंट्री आप खत्म करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। 2%, अच्छा ये तो 90 से ही खत्म होगा। और जब परसेंटेज डिबेंचर से आप लाइबिलिटी बुक करोगे, कितने से करोगे? 100 से। इस बीच आपको लॉस हुआ या डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया। किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? डिस्काउंट ऑन, खाली एक ही लिखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। कितने से? 10। अच्छा, फ्यूचर में भी तो आपको लॉस दिख रहा है 20 रुपए का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा? डेबिट। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 20 रुपए से और 20 रुपए से। ये लॉस था इसलिए डेबिट हुआ है, ठीक है। कभी गलती से लॉस की जगह प्रीमियम मत लिख देना। प्रीमियम ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है जो हमने आज ही बुक कर ली। देखो ना ध्यान से, डिबेंचर के लिए एक तो 100 रुपये की तो मेन लाइबिलिटी है, और एक ये 20 रुपये वाली प्रीमियम है, तो उस नाम से मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। ये लॉस है, ये साल के एंड में SPR या फिर कैपिटल रिजर्व या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से खत्म हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस, जब इशू किस में होगा? किस में करना चाहते हो इशू? प्रीमियम पर, पार पर नहीं करेंगे। मैं उससे पूछना चाह रहा था। हाँ भैया, वो भी तो रह गया। इशू किस पर होगा? प्रीमियम पर, यानी कि 120 पर हम इशू कर रहे हैं। कुछ लॉस दिख रहा है क्या किसी को? नहीं, कहाँ से लॉस है ही नहीं। 120 का है, 120 ले रहे हो, 120 ही दे रहे हो, कहाँ लॉस दिख रहा है आपको? कुछ भी 100 का है, हम 120 ले रहे हैं, तो
ना हमारा लॉस है ना हमारा फायदा है। मैं सुरा आप पहचान गए कहाँ लॉस लॉस नहीं है यहाँ पे। कहाँ बताओ इसको कहाँ। क्या लॉस है? प्रीमियम है ना, मतलब देने वाला नहीं बोल रही मैं, फिर लेने वाला। मैं समझा नहीं है क्या। आप प्रीमियम को ले रहे हो ना, मतलब प्रीमियम हाँ। में मंगवा रहे हो, तो उसमें कहाँ लॉस हुआ? देखो बैंक में आपके कितने रुपए आए 120 हाँ। और 120 से आपकी क्या है लाइबिलिटी। और जब ये अकाउंट खत्म करोगे तो कितने से करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 से। और आप लाइबिलिटी बुक कितने से करोगे 100 रुपए से। ठीक है। अच्छा ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए थे प्रीमियम के लिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से 20 रुपए से। अच्छा फ्यूचर में लॉस भी तो दिख रहा है, हम फेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं ना, कितने का लॉस दिख रहा है आपको 20 का। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा 20 रुपए से। और इधर आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने से 20 से। ठीक बस इतना ही है। केस यहाँ पे खत्म हो गए। कितने केस थे हमारे पास ले दे के 6 केस थे ना। क्या हो गया नहीं देख रहा क्या, सही तो दिख रहा है ऐसे। कितनी देर की बनी अभी, अच्छा कम देर की बनी। देखो सबसे पहले हमारे पास 6 केस थे। सबसे पहले 3 केस तो थे रिडम्पशन पार पर है और 3 केस थे रिडम्पशन प्रीमियम पर है। अभी हम रिडम्पशन पार पे हैं तीनों केस पे। सबसे पहला इशू हो रहा है पार पर तो नॉर्मल एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर। उसके बाद इशू हो रहा है डिस्काउंट पर है तो सबसे पहले एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपये से। फिर उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपये से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 90 रुपये डेबिट होगा। और हाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या 10 रुपए। हाँ 10 रुपये से। उसके बाद टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपये से आ जाएगा। इसमें भी कोई रिडम्पशन के कोई लॉस है नहीं। उसके बाद तीसरा केस था इशू किस में हो रहा है प्रीमियम पर, रिडम्पशन पार पर ही है। सबसे पहले एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 से। उसके बाद दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू SPR 100 रुपये मान लेते हैं उसके लिए और 20 रुपये SPR के लिए। उसके बाद अब रिडम्पशन जो है प्रीमियम पर स्टार्ट होगी। सबसे पहले इशू किस पर है पार पर। नॉर्मल पहले तो नॉर्मल एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये से। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, परसेंटेज डिवेंचर 100। अब एक एंट्री डेबिट में होगी कौन सी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 20 रुपये और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्रेडिट होगा 20 रुपये से। उसके बाद दूसरा कौन सा था इशू किस पर होगा डिस्काउंट पर। अब इस केस में हमारे पास ले देके एक एक्सपेंस होगा और एक लॉस होगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो कितने का था डिस्काउंट है तो 90 रुपये से आ जाएगा। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट होगा 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपये। उसके बाद परसेंटेज डिवेंचर 100 से, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो 20 रुपये का लॉस आएगा और 20 रुपये का प्रीमियम आएगा डेबिट और क्रेडिट में। उसके बाद तीसरा केस था इशू किस पर है प्रीमियम पर। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से 120 से। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120 आ जाएगा टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपये, टू SPR 20 रुपये और फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जितना भी अमाउंट है 20 रुपये होगा। जनरली जितना भी होगा देख लेंगे। यहाँ पर केस 6 खत्म हो जाते हैं। साथ ही चैप्टर भी खत्म होता है ना एक छोटा सा टॉपिक और बचा। एक काम करो इलस्ट्रेशन 36 पे आओ, पेज नंबर 10.45 2021 वाली बुक में इलस्ट्रेशन 36 पे आना। एक बार उसे पढ़ो तो। देखो बोला पास करो जर्नल एंट्री इन सब फॉलोइंग केसेस में। सबसे पहले बोला 10% डिवेंचर है 100 ईच, यानी कि हर एक डिवेंचर कितने का है 100 रुपये का है। इशू भी हो रहा है 100 पर और रीपेबल भी 100 पर है। नॉर्मल एंट्री पास होगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपये हर जगह। फिर बोला परसेंटेज 10% डिवेंचर है 100 का है, इशू कर रहे हो 95 में, डिस्काउंट कितने का दे रहे हो 5 रुपये का। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 से। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 से आएगा, डिस्काउंट 5 रुपये का और टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपये। उसके बाद सेम तीसरा केस बोला 100 का है 105, इधर SPR आ जाएगा एक एग्जिस्टेंस में। एंट्री क्या होगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 टू परसेंटेज डिवेंचर और टू SPR।
और उसके बाद 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 पे ही आप इशू कर रहे हो, पार है, रीपेबल हो रहा है 105 पे। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये, उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये और टू परसेंटेज डिवेंचर 100, बस 5 रुपये का लॉस आएगा डेबिट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और प्रीमियम आएगा क्रेडिट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके बाद 100 रुपये का डिवेंचर है, 95 पे आप इशू कर रहे हो, रीपेबल 105 है। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितना पैसा मिला वो 95 मिला हुआ है। उसके बाद रिडम्पशन है 105 पे, पहले डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी 5 रुपये, टू परसेंटेज डिवेंचर 100 रुपये का, और उसके बाद टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपये। उसके बाद तीसरा है 105 का है और 110 में रीपेबल हो रहा है। कितने का लॉस होगा, 10 रुपये का लॉस है हमारे पास, 5 रुपये का डिस्काउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 रुपये, हाँ सॉरी प्रीमियम है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 रुपये, उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 105 से, टू परसेंटेज डिवेंचर, टू SPR, वो परसेंटेज डिवेंचर 100 और SPR 5 से। अब डेबिट में एक और आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने से, 10 रुपये से, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपये से। बस इतना ही करना है। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा, इंटरेस्ट। याद है इंटरेस्ट क्या होता है भाई? आप क्योंकि किसी का मेन अमाउंट आप यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी तो पे करना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले ड्यू होता है फिर पे होता है, या पहले पे होता है फिर ड्यू होता है? पहले ड्यू होता नो, जनरली पहले ड्यू होता है और फिर पे होता है। ड्यू करते वक्त आप क्या करते हो, आप इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, खर्चा है, इनकम है, कमाई है, क्या है, हम पे करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, सॉरी डिवेंचर होल्डर नहीं, अभी हम खाली वो देखते हैं जिस पर्सन को है, मान लेते हैं ABC है, उस पर्सन के नाम से हम अपनी लाइबिलिटी बुक करते हैं, ये नॉर्मल जो आपने 11th में पढ़ा। और जब आप उसे पे कर देते हो तो ये जो ABC है ख़त्म हो जाता है, और किस नाम से, कैश के नाम से आप पे कर देते हो। बस सेम इधर करना है आपको, बस इधर नाम बदलना है। आप इंटरेस्ट किस वजह से दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हो, डिवेंचर की वजह से, और किसको दे रहे हो, डिवेंचर होल्डर को। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट है। टू किसको दोगे, डिवेंचर होल्डर को आप क्रेडिट कर दोगे, उसके नाम से आपके ऊपर और लाइबिलिटी बढ़ गई इंटरेस्ट के अमाउंट से। उसके बाद ये डिवेंचर होल्डर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश, ऑफ कोर्स आप कैश दे दोगे, टू कैश। हालांकि अभी बताएंगे, इस इंटरेस्ट का पता ही होगा तुम्हें, साल के एंड में ख़त्म हो जाएगा SPL में जाके, जहाँ पे आपको जाना है। अच्छा, इसके बाद हाँ ठीक है, इन्होंने रिटर्न ऑफ की भी एंट्री दे रखी है, रिटर्न ऑफ की भी देख लो एक बार। इंटरेस्ट साल का एंड जब आएगा, आप इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इसके आगे अकाउंट मत लगाना, ठीक है, इधर अकाउंट लगा देना। अच्छा, टू, और ये जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खत्म हो जाएगा आपकी बुक से, रिटर्न ऑफ भी हो गया। अब पता है इसमें अगर क्रक्स देखो तो एंट्री क्या पास हुई, सिर्फ यही वाली हुई, कैश हमने पे करा डिवेंचर होल्डर को, क्योंकि इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कट चुका है, ठीक है, इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कट चुका है, बस यही दिख रहा है कि हमने कैश पे करा है डिवेंचर होल्डर को, और जो भी कैश पे करा वो हमारा खर्चा आ चुका है। ये वाला कर रखा होगा, कर रखा है ना तुमने नोट डाउन? नहीं करा तो नोट डाउन करो। मुझे तो पता ही नहीं है। देखो एक और चीज़ यहाँ पर, जब सामने वाले को क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट बोलती है कि आप जब ऐसे, अब अच्छा एक चीज़ बताओ, इसमें खर्चा किसका हुआ है, पहले ये बताओ, इस पूरे में खर्चा किसका हुआ, पूरे में खर्चा किसका हुआ है, कंपनी का, कंपनी का। कमाई किसकी हुई, डिवेंचर होल्डर। जब कमाई होती है तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अब गवर्नमेंट बोलती है ना कि यार तुम हजारों लोगों को इंटरेस्ट दे रहे होगे, कुछ यहाँ पे रहते हैं, कुछ बाहर रहते होंगे। अब आपने कमाई दे दी, मान लो किसी ने ना एकदम वो तैयार है बाहर जाने के लिए, उसने इंटरेस्ट लिया, डिवेंचर को बेचा, बाहर चले गया, और हालांकि आप ये सेल परचेज तो ऑनलाइन हो जाती है, चलो उसने इंटरेस्ट लिया और बाहर चले गया, और हमेशा के लिए बाहर है, तो गवर्नमेंट की उस पर इनकम पे जो टैक्स मिलना था वो ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट ये बोलती है भाई एक काम करो, आप ना कंपनी को बोलती है कि आप जिन जिन की कमाई करवा रहे हो इस प्रोसेस से, आप उनका ना टैक्स उसी सोर्स पर डिडक्ट कर लो। सोर्स कौन है,
सोर्स मतलब कहाँ से वो इनकम जनरेट हो रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, मतलब कंपनी से ही जनरेट हो रही है ना। तो बोलती है टैक्स जिस सोर्स से जनरेट हो रहा है वहीं पर उस टैक्स को क्या कर लिया जाए, डिडक्ट कर लिया जाए। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जहाँ से वो इनकम बनी वहीं पर उस टैक्स को क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। तो उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये वाला हालांकि आपके टॉपिक में नहीं है, पर फिर भी अगर पूछ लिया उसने तो, या फिर एक्स्ट्रा में आपको पता होना चाहिए टीडीएस का मतलब। 12th क्लास के बच्चे को टीडीएस का मतलब तो पता ही होना चाहिए। अच्छा देखो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर को आपने डेबिट, एक मिनट था, देखो टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपने उस सोर्स से ही टैक्स को क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट के लिए आसानी नहीं हो गया? गवर्नमेंट 1000 लोगों के पीछे पड़ती, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आती। गवर्नमेंट ने सीधा कंपनी के पीछे पड़ी और वहीं से इनकम ले ली, टैक्स चोरी होने से भी बच गया, टैक्स मिल भी गया, टैक्स डिले भी नहीं हुआ, कुछ आसानी रही ना इसमें। तो कंपनी बोलती है कि भाई वो सॉरी गवर्नमेंट बोलती है कंपनी से कि आप वहीं पर हमारा टैक्स क्या कर लो, डिडक्ट कर लो। अब डिडक्ट करने का मतलब क्या हो, ये नहीं होता कि उसको इंटरेस्ट कम दो। मतलब मान लो उसको ना इंटरेस्ट मिला था 1 लाख रुपए, बोलेगे इंटरेस्ट आप ये मानो कि आपने इंटरेस्ट देना 1 लाख ही, आप अपना एक्सपेंस तो पूरा 1 लाख ही दिखाओ। भाई एक बात बताओ, अब डिबेंचर होल्डर ये थोड़ी बोलेगा यार 1 लाख में से मेरा 10,000 का टीडीएस कटा तो तुम्हारा एक्सपेंस 90 का ही है। भाई कंपनी का एक्सपेंस 1 लाख का ही हुआ है, कंपनी का एक्सपेंस कम नहीं हुआ। कंपनी ये एंट्री तो अभी भी ऐसी करेगी कि भाई इंटरेस्ट मेरा 1 लाख से डेबिट हुआ और मुझे तुम्हें पेमेंट कितनी करनी है, 1 लाख। अब देखो यहाँ पर क्या करेगी, जब डिबेंचर होल्डर को कम करेगी ना 1 लाख से, डिबेंचर होल्डर को कम करेगी, तो वहां पर ये दिखाएगी कि मैंने डिबेंचर होल्डर को पे तो सिर्फ 90,000 ही करे हैं, बाकी मैंने क्या कर दिए, टू टीडीएस पेबल में डाल दिया कि टीडीएस मुझे पे करना है इन फ्यूचर। मैं इसे थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, बहुत खराब लिखा है। ये वाला हटा देता हूँ। टीडीएस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है टीडीएस की, एट सोर्स, ठीक है। देखो हमने बोला भाई डिबेंचर होल्डर तेरे नाम से हमारे ऊपर लाइबिलिटी अभी भी 1 लाख की ही है, पर हम देखो उसका काम कैसे कैसे आसान करेंगे। हम बोलेंगे देख गवर्नमेंट को पे करने की किसकी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी, वो जिम्मेदारी किसने निभाई, हमने। तो मतलब हमने तुम्हारे बिहाफ पर पेमेंट कर दी ना, तो टू टीडीएस पेबल के नाम से हमने आपके ऊपर से हमने काम कर दिया, आपके उसमें से हमने 10,000 रुपये अपने पास रख लिए कि हम आगे गवर्नमेंट को टीडीएस के नाम से पे करेंगे। अच्छा पे कर दिया या करेंगे, करेंगे पेबल लगा हुआ है, पे करेंगे इन फ्यूचर, अभी करा नहीं है। लेकिन क्योंकि डिवेंचर होल्डर का ही काम था तो हमने बोला देख 1 लाख में से 10,000 रुपये तो हम कम कर देंगे, बचे हुए 90 का क्या करोगे आप, उसको पे कर दोगे टू कैश 90,000। अच्छा ये 10,000 रुपये आगे भविष्य में पे करोगे, ये पता है, इसलिए आपके ऊपर लाइबिलिटी बना हुआ है ये वाला अमाउंट, कि अभी आपने पे तो नहीं करा ना, आपने सिर्फ ये बोला टीडीएस के नाम से हम अपने पास रख रहे हैं इसको, जब पे करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये डेबिट टू कैश हो जाएगा। ये वाला आएगा नहीं पेपर में, पर टीडीएस का आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसके बाद एक लास्ट है कि डिस्काउंट और लॉस को रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे। अच्छा इंटरेस्ट को रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं ना हमारे पास, नहीं इंटरेस्ट के लिए एक ही इंटरेस्ट के लिए एक ही होता है एसपीएल में। किसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं रिटर्न ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट के लिए और लॉस और लॉस। डिस्काउंट और लॉस कितनों से हो सकता है, 3 से रिटर्न ऑफ हो सकता है। अब वो क्या क्या था, सबसे पहले एसपीआर, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर एसपीएल। अगर जब बच जाता है तो कहाँ से, एसपीएल। ये डेबिट होगा पहले तो, अगर है तो, फिर ये डेबिट होगा अगर फिर भी नहीं हो पाया, और यहाँ से तो सारा हो जाएगा, यहाँ से तो कोई वो है नहीं। उसके बाद अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो खत्म होगा, और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा कौन सी डेट को होगा, 31 मार्च को, ठीक है। साल के लास्ट में जब आओगे आप तब रिटर्न ऑफ कर दोगे, बस यही है आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद खत्म ये वाला चैप्टर। बस एक बार टॉपिक वाइज इसकी मतलब खाली ऐसे करना कि एक काम करो, पहले ना वो क्वेश्चन लिख लो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। नहीं ठीक है, वो बाकी जो नहीं आए वो भी तो देखेंगे, वो भी तो कल परसों करके लाएंगे जब भी है। करो आप लिखो
कौन सी इलस्ट्रेशन थी जो हमने यहाँ पे रिपीट करी थी? इलस्ट्रेशन 36 आपको करके लानी है। एक इलस्ट्रेशन 30 और एक इलस्ट्रेशन 12। बस इतना ही करना है इसमें। एक बार टॉपिक वाइज एक बार वो देखो कि मतलब किस किस में कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी थी, बस इतना। खाली टॉपिक, वो टॉपिक दिखेगा तुम्हें जो भी रेड पेन से वो है उसमें, खाली उसकी जर्नल एंट्री देख लो, उसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्री करनी थी। देखो आगे 15 से 20 मिनट बस। फालतू के कटेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, मैथ में कितने बने? नहीं पता मुझे, मैंने देखा ही नहीं। 33। हाँ तो मैंने देखा ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता तुमने देखा होगा। सच नहीं, मैंने देखा था 10 क्वेश्चन मैंने तक कहा गई था ना, मैं। देखा होगा। मैं 10 क्वेश्चन कितने तक बने गई। उस 10 में? पता नहीं 5 या 6 बने थे शायद। 5 या 6? 5, हाँ ऐसे कुछ बने थे तो मैंने फिर छोड़ दिया। तो अगर एवरेज ले लो तो 6 4 या 24 तुम्हारे। एवरेज मत लो। मैं बोल रहा हूँ 10 में जब 6 सही हुए, 4 बोल रहे हो ना तुम, 5 सही हुए तो 4 में 20। अगर ऊपर नीचे हो सकता है। अरे नहीं भैया, पता है क्या, तुम सही चले जाना solve रजनीश करो। भैया पे, भैया ये नंबर कैसे कम आए, देखना भैया क्या क्या बोलते हैं। मैं कि जाऊँ, पागल हूँ मैं। अच्छी बात है। देखो आगे चैप्टर 1 यहाँ पे हमें एनपीओ स्टार्ट करना है। वैसे उन्होंने जो पढ़ाया था ना उसी के मैंने सही सही आंसर लिखे हैं। तो अच्छा पढ़ाते हैं भैया, बच्चा अच्छा होता है। एओडी का तो लास्ट केस स्टडी। चलो देखो एनपीओ होता क्या है? एन का मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था ना, तो वही तो लिखा है। तो नॉट फॉर है। मतलब सेम है, देखो लेकिन बोलते ही नहीं इसका मतलब क्या होता है? एनपीओ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई है टू प्रमोट, वो प्रमोट करना चाहती है कोई कल्चर को, कोई रिलीजियस को, और किस किस को प्रमोट कर सकती है? एजुकेशन को प्रमोट करना चाहती है, हेल्थ को प्रमोट करना चाहती है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको माना जाता है वो पर प्रॉफिट के लिए नहीं होती। तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होता है वो एनपीओ माना जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल एनपीओ माने जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा होंगे, नहीं होते, अब उनका मन में तो कुछ और ही होता है, लेकिन माने जाते हैं कि ये हाँ ये जनता की भलाई के लिए बने हुए हैं। ठीक है, जो भी ऐसी चीज जो इस चीज को प्रमोट करने के लिए बनी हुई है। जैसे हर जाति का अपना अपना वो बना होता है, क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं एक ग्रुप जरूर बना होता है कि भाई इस जाति को प्रमोट करने के लिए, उस जाति को प्रमोट करने के लिए ग्रुप बना होता है। हाँ, सनातन धर्म जो वो क्या बोलते हैं, कुछ संघ है, संघ है, एक हिंदू का संघ है, वो भी एनपीओ माना जाता है कि वो रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए बना हुआ है। किसी और का कुछ होगा, एजुकेशन के लिए कुछ और प्रमोट करने के लिए बना होता है। ये सारे माने जाते हैं एनपीओ है, इन सबको एनपीओ बोलते हैं। अब खाली तुम्हें यहाँ पे उनकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी, खाली बस वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना है। तुम यहाँ पे सारा नहीं सीखोगे, हालांकि तुम्हारे लेवल पर वो सारा बहुत सारा होता है, सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे सारा चीज़ समझ में आएगा। वो तो चलो तुमने थोड़ा ढील छोड़ दी थी। देखो आगे बोल रहे हैं, अब यहाँ इनको ना कुछ इनकम भी तो होती है भाई। जैसे बहुत सारे ना एनपीओ के मेंबर होते हैं, वो मेंबर बनने के लिए ना हर महीने या फिर हर टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट देते हैं, और मेंबर स्टार्टिंग पर बनने पर भी उनसे कुछ फीस ली जाती है। यानी कि एक एंट्रेंस फीस होती है और एक मेंबरशिप फीस, उस मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए। सबसे पहले ऐसी फीस मेंबरशिप पाने के लिए, और फिर उस मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए भी फीस दी जाती है। ये उनका मेन होता है कि जनरली इससे मिलेगी। दूसरा, मैं अभी ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे एनपीओ की रेगुलर इनकम होती रहती है। पहली इनकम ये मेंबरशिप से, मेंबरशिप लेने के लिए एक पल को मेंबरशिप लेना कभी कभार होता है, लेकिन मेंबरशिप कंटिन्यू के लिए आपको कंफर्म है मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी, डोनेशन, जो कि ज़्यादातर में होती ही होती है, ये भी रेगुलर इनकम है, उसकी होगी। तीसरा, सब्सिडी, भाई गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दिया, वो भी आपकी इनकम होगी, जो कि ज़्यादातर होती ही होती है। कई केसों में एजुकेशन के लिए जो एनपीओ है उसको मिलता रहता है। और बस इतना ही है।
ये आपकी है कुछ रेगुलर इनकम का पार्ट होता है। अब आके बोला है कैरेक्टर क्या होते हैं उसके, मतलब एनपीओ जो है, एनपीओ के फीचर क्या, आप कैसे समझोगे वो एनपीओ है। सबसे पहली वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। यहाँ पे पढ़ा ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो है, सबसे पहला फीचर यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दूसरा बोला उसका पर्पस क्या होगा, आपने यहाँ पे जो पढ़ा किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, कल्चर, एजुकेशन, इन सबको प्रमोट करने के लिए ना, तो उसका पर्पस यही होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को प्रमोट करेगा। जैसे इधर लिखा हुआ है रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव, या फिर कुछ ऐसी सर्विस बहुत ज़्यादा लोगों को सर्विस देने के लिए जो बना हो, वो एनपीओ में आता है। दूसरा, ओनरशिप किसके हाथ में रहेगी। कई बार कंपनी भी वो बनाती है, क्या बोलते हैं, जैसे ना कोई कंपनी होती है, जैसे टाटा है, टाटा का अपना वो एक अलग से एनपीओ भी चलता है और अपनी मेन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चलती है। तो हो सकता है कई बार ओनरशिप किसी कंपनी के हाथ में हो। दूसरा बोला है कंपनी के बाद कोई चैरिटेबल सोसाइटी भी हो सकती है। भाई कोई ऐसी सोसाइटी है जो दान धर्म ज़्यादा करती है, तो वो अपना अलग से एनपीओ बना लेगा। कि कोई पर्सन भी उसको ओनरशिप रख सकता है। भाई जैसे एक अभी ना साउथ का कोई सुपरस्टार मरे थे, तो उन्होंने किसी गाँव को नहीं, कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर रखा था, 20-30, मतलब जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके एजुकेशन का वही खर्चा उठाते थे। तो वो भी भाई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है उसकी ओनरशिप। उसके बाद बोला है मेन जो एनपीओ में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा कि प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, या फिर नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं होना चाहिए, कुछ और हो, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्ट, अब प्रॉफिट हो गया, अब आप मना तो नहीं करोगे, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। एक और इसी से मिलता जुलता होता है, तुम्हारे बुक में नहीं दे रखा कि उस प्रॉफिट को आप अपने घर नहीं लेके जाओगे, बिजनेस के अंदर ही लगाओ, एनपीओ में ही किसी अच्छे काम में लगाओ। उसके बाद बोला मैनेजमेंट कौन संभालेगा, इंडिविजुअल या फिर आपने कोई ट्रस्टी रखा हो, ट्रस्टी मतलब उसका जो देख रेख करने वाला होता है वो। और उसके बाद फंड कहाँ से आएगा, फंड आपको मेंबरशिप फीस से मिल जाएगा, डोनेशन मिल जाएगी, ग्रांट मिल जाएगा, यहाँ से आपको पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो आप क्या क्या बनाते हो। एनपीओ हमने ना, जैसे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 चीजें, मतलब मेनली 3 चीजें बनाती है। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। ये जनरली ये 3 चीजें बनाती हैं। वहीं पर एनपीओ देखो क्या बनाता है, वो ना इन दोनों को एक मान लेता है, एक ही से निकालता है, इन दोनों के लिए एक बनाता है। बैलेंस शीट वो भी बनाता है। अब बात आती है भैया इसके अलावा देखो एनपीओ को ना कुछ चीजें जाननी होती है। एनपीओ को अपना प्रॉफिट जानना होता है। अच्छा प्रॉफिट बोले या फिर इसे सरप्लस बोले, सरप्लस बोलते हैं। प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है ना, सरप्लस बोल देते हैं, सरप्लस या फिर डेफिसिट। एक तो उसे ये जानना होता है, प्लस इसके साथ साथ उसे ना अपने कैश का फ्लो जानना होता है। फ्लो कितने तरीके का होता है, 2, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो, उसे ये जानना होता है। लास्ट अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। फाइनेंशियल पोजीशन तो सिर्फ एक ही है, दोनों में कौन बताता है, बैलेंस शीट। सरप्लस और डेफिसिट कौन बताता है, ध्यान से सुनना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है जो उसको सरप्लस या डेफिसिट बताता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर भैया आपने प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि अगर मैं दोनों में से एक यूज़ करता तो फिक्स हो जाता कि वही आइटम प्रॉफिट एंड लॉस बोलता तो फिर इनडायरेक्ट ही दिखाना पड़ता, ट्रेडिंग का आइटम कहाँ चलेगा, और अगर ट्रेडिंग बोलता तो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम कहाँ चलेगा। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला। ट्रेडिंग में भी इनकम होती है, एक्सपेंस भी होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला कि ट्रेडिंग के भी आ जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद कैश का फ्लो जानने के लिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती थी, कैश अकाउंट ना कैश, हाँ कैश अकाउंट। अब ये क्या बनाएगी, वो कैश अकाउंट बोलो कैश बुक बोलो दोनों एक ही होता है। ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी इनफ्लो, मतलब पैसा आना, पैसा आता है तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट, और पैसा जाता है तो पेमेंट। ये बनाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा ये वाला भी हमारा हो रखा था, जैसे डिवेंचर मतलब ये भी डीप में जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा जैसे करवा रहे हैं, ठीक है, हो भी रखा है, लेकिन फिर भी मतलब इतना डीप में जाएंगे कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है जो हो रखा है उनका कुछ चल नहीं रहा। होमवर्क तो ऐसे ही करा था सबने, ऑनलाइन हुआ ना, ऑनलाइन ऐसे ही कर देते हैं, काम खराब कर देते हैं और कुछ नहीं। काम आप फिर से कर रहे हो। देखो अब क्या कर रहे हैं, इनका तो परसों तो आएंगे ना, इनका तो होमवर्क अलग से चेक होगा। होमवर्क क्या, इनसे तो पूछा भी जाएगी चीज़ें, आई नहीं ना हमसे नहीं सामने। पूछोगे ना,
मूड के ऊपर है। कभी अगर उन्होंने कुछ करा तो फिर बात तुम्हारे पे भी आ जाएगी कि तुम भी बताओ। डिवेंचर में है ही क्या बताने को। नहीं डिवेंचर ठीक है। फिर और किससे और थोड़ी पूछो। इससे- चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ में आ गया, यानी कि हम इधर 3 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि मुझे कैश का फ्लो बताएगा। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि मुझे इनकम और एक्सपेंस में सरप्लस हुआ या फिर डेफिसिट हुआ वो बताएगा। तीसरा क्या बनेगा, बैलेंस शीट जो कि मुझे क्या बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताएगा, कैश का फ्लो, इनफ्लो ज्यादा हुआ या आउटफ्लो ज्यादा हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बताएगा, सरप्लस हुआ या फिर डेफिसिट हुआ। बैलेंस शीट क्या बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मेनली 3 चीजें बनाई जाती थी। सबसे पहली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एनपीओ के लिए भी 3 चीजें मेनली बनाई जाएगी। सबसे पहली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या बताएगा, कैश का फ्लो कितने तरीके का होता है, 2। सबसे पहला इनफ्लो आउटफ्लो। दूसरा क्या है, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें सारी इनकम आएगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में जाती थी, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, इसे मतलब नहीं है, ये सारी एक साथ दिखा देगा। दूसरा कौन सा, इसमें एक्सपेंस भी आएंगे, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रेडिंग के भी आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी। तीसरा मेन स्टेटमेंट कौन सी बनती थी, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, वो स्टेटमेंट होती है। अच्छा एक और चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट हमेशा सिर्फ एक टाइम पीरियड की बनेगी, मतलब सिर्फ करंट ईयर के लिए बनेगी। ये जो बनती है ये उस ईयर के लिए बनती है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उस ईयर के लिए नहीं बनती, ये बस ये देखता है कि पैसा मिला या फिर नहीं मिला। अब चाहे वो किसी भी ईयर के लिए हो, ये दोनों पता है। अब मान लो इनकम है, दिख रहा है कि ये 5 साल पहले इनकम थी और रिसीव्ड आज हुई, ये उसको लेगा भी नहीं। भले ही इनकम है ना, लेकिन नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि करंट ईयर की नहीं है ना। मतलब अगर मुझे किसी चीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है ना, तो मुझे उससे पहले ये पूछना पड़ेगा क्या ये करंट ईयर का है। अगर जवाब आया हाँ, तो बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाला जाएगा। और अगर जवाब आया कि नहीं ये तो किसी पुराने साल के लिए या फिर ये आने वाले ईयर के लिए है, तो फिर नहीं डाला जाएगा। कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पिछले साल ड्यू हो चुका था पर इस साल मैंने इस साल पे करा है, क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट ईयर का नहीं है ना। मुझे तो करंट ईयर की चीजें मतलब है। जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता हूँ तो मुझे करंट ईयर की चीज का ही मतलब होता है। अगर वो करंट ईयर की नहीं है तो शो नहीं करा जाएगा। मान लो मैंने 50,000 का कुछ एक्सपेंस पे करा, जिसमें से तुम्हें आज पता चला कि यार 50,000 में तो 5,000 मैंने पिछले साल के लिए पे करा है, तो करंट ईयर के लिए आपने कितना पे करा होगा, करंट ईयर के लिए कितना, माइनस करने में दिक्कत हो रही है। 50,000 का मेरा पूरा खर्चा था, मैंने 5,000 जो है ना वो अगले साल, सॉरी वो पिछले साल के लिए पे कर दिए। 45,000 करंट ईयर के लिए होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, 45। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितने की पेमेंट शो करेगा, पूरे 50 की। इसको मतलब नहीं है कौन सा पिछले साल के लिए कौन सा इस साल के लिए, ये बस ये देखेगा कि पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, बस। अब वो किस पीरियड के लिए वो नहीं, और ये देखेगा इस पीरियड के लिए कितनी चीजें हैं। अब मान लो मेरी इनकम थी, इनकम मैंने रिकॉर्ड करी 30 की, लेकिन आज मुझे पता चला कि 10,000 की इनकम और होनी थी पर पैसा अभी तक मिला नहीं है, इनकम हो चुकी है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी की इनकम मान के चलेगा, 40 की। लेकिन अगर मैं बोलूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट में आएगा या पेमेंट में आएगा, रिसिप्ट में कितना, सिर्फ 30, क्योंकि वो सिर्फ पैसा मिलना, उसे सिर्फ ये देखना है कि पैसा कितना मिला या कितना गया। वो टाइम पीरियड को नहीं देखता, टाइम पीरियड को इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखता है। ठीक है, समझ में आए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक, जाओ अभी छुट्टी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अगले क्लास में करेंगे। अगली क्लास में रिसिप्ट और पेमेंट और इनकम भी देख लेंगे अगर हो जाता है तो। अगली क्लास 2 बजे रख देना, अगली क्लास से 2 बजे एकदम शार्प 2